नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी धरती का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। लेकिन हम इसके रहस्यों के बारे में असल में कितना जानते हैं? आज हम भूगोल के एक बहुत ही दिलचस्प विषय जलमंडल और सागरीय संसाधन के पाठ्यक्रम की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये बीए और बीएससी थर्ड ईयर का एक माइनर पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये समुद्री सफर और देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। तो देखिए, आज हम सबसे पहले इस कोर्स का एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर इसकी सभी 5 यूनिट्स को एक एक करके विस्तार से समझेंगे और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस विषय को पढ़ने के लिए हमारे पास कौन-कौन से साधन हैं और इस कोर्स को पूरा करने का असली मकसद क्या है। तो चलिए, सबसे पहले इस कोर्स की जो बुनियादी जानकारी है, उससे शुरुआत करते हैं। तो ये जो कोर्स है, ये बीए और बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और ये भूगोल का एक माइनर पेपर है। इसका टाइटल है जलमंडल और सागरीय संसाधन। आसान भाषा में कहें तो इसे हम समुद्र विज्ञान या ओशनोग्राफी भी कह सकते हैं। ये विषय महासागरों की विशाल दुनिया को समझने के लिए एक तरह से हमारी नींव तैयार करेगा। अच्छा, तो अब जब हमें कोर्स की बेसिक रूपरेखा पता चल गई है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसकी पहली 2 यूनिट्स के साथ विषय की गहराइयों में उतरते हैं। तो हमारी पहली यूनिट पूरी तरह से जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर की अवधारणा पर आधारित है। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ समुद्र का पानी नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह पर मौजूद पानी का पूरा सिस्टम है, चाहे वो महासागर हो, नदियां हो या ग्लेशियर हो। ये यूनिट हमें पृथ्वी के लिए पानी के महत्व का परिचय देगी। इस यूनिट में हम जलमंडल के अर्थ और उसके महत्व से शुरू करेंगे। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है प्राचीन भारत में समुद्री भूगोल का ज्ञान, जिसमें हम राम सेतु पर खास तौर पर ध्यान देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि पृथ्वी पर पानी कहाँ और कितना है, उसके बायोकेमिकल गुण क्या हैं और महासागरों का तल यानी जमीन की बनावट कैसी है। इसमें हम प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर को कवर करेंगे। चलिए अब दूसरी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। ये महासागरीय जल के भौतिक गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर केंद्रित है। मतलब समुद्र का पानी असल में व्यवहार कैसे करता है। यहाँ हम मुख्य रूप से 3 चीजों पर फोकस करेंगे: तापमान, घनत्व और लवणता। समुद्र की सतह पर और गहराई में तापमान में क्या फर्क आता है, पानी के घनत्व को कौन सी चीजें कंट्रोल करती हैं, और वो सबसे बड़ा सवाल कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है। इन सारे सवालों के जवाब हमें इसी यूनिट में मिलेंगे। तो महासागरों के भौतिक गुणों को समझने के बाद अब हम ये देखेंगे कि ये पानी हमेशा गतिशील कैसे रहता है और इसके तल में आखिर छिपा क्या है। तो चलिए अगली 3 यूनिट्स पर एक नजर डालते हैं। तीसरी यूनिट महासागरों की गतिशीलता के बारे में है। देखिए, समुद्र का पानी कभी भी स्थिर नहीं रहता। ये लगातार तरंगों, धाराओं और ज्वार भाटे के रूप में घूमता रहता है। तो ये यूनिट हमें इसी सर्कुलेशन के पीछे की साइंस को समझाएगी। इसमें हम सबसे पहले समुद्री तरंगों और उनके प्रकारों को समझेंगे। फिर हम महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ेंगे। ये वो विशाल नदियां हैं जो महासागरों के अंदर बहती हैं और पूरी दुनिया के मौसम पर असर डालती हैं। और आखिर में हम ज्वार भाटे के पीछे के विज्ञान और उनकी उत्पत्ति से जुड़े सिद्धांतों को भी जानेंगे। चौथी यूनिट हमें समुद्र के तल पर ले जाती है। यहाँ हम ये जानेंगे कि समुद्र के नीचे क्या-क्या जमा होता है और वहाँ कौन से अद्भुत इकोसिस्टम पनपते हैं। इस यूनिट में हम ये जानेंगे कि महासागरों के तल पर किस-किस तरह का जमाव होता है, लेकिन इसका सबसे जरूरी हिस्सा है प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स। इन्हें समुद्र का वर्षावन भी कहा जाता है। हम ये समझेंगे कि ये बनती कैसे हैं, कितने प्रकार की होती हैं और आज ये कोरल ब्लीचिंग जैसे गंभीर समस्या का सामना क्यों कर रही हैं। और अब आते हैं हमारे अंतिम यूनिट पर, यूनिट 5। ये यूनिट अब तक के सारे ज्ञान को एक साथ लाती है और उससे समुद्री संसाधनों के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से जोड़ती है। ये यूनिट हमें समुद्री संसाधनों के कॉन्सेप्ट और उनसे जुड़े कानूनों के बारे में बताएगी। इसमें हम भोजन, खनिज, ऊर्जा और ताजे पानी जैसे संसाधनों का वर्गीकरण समझेंगे। साथ ही ये समुद्री पर्यावरण को बचाने और उसके मैनेजमेंट पर भी जोर देती है। और ख़ास तौर पर हम भारत के समुद्री संसाधनों और उनकी क्षमता का भी विश्लेषण करेंगे। तो ये था हमारे पाठ्यक्रम का पूरा खाका। अब सवाल ये उठता है कि इस पढ़ाई के लिए हमें मदद कहाँ से मिलेगी और हमारे ज्ञान को परखा कैसे जाएगा।
इस विषय की गहरी समझ के लिए कुछ बेहतरीन किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के लेखकों की किताबें शामिल हैं। ये समुद्र विज्ञान को समझने के लिए वाकई शानदार संसाधन हैं। इनके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज और वर्चुअल लेक्चर्स भी आपकी पढ़ाई में काफ़ी मददगार हो सकते हैं। अब बात करते हैं मूल्यांकन की। इसकी संरचना बहुत ही स्पष्ट है। कुल 100 अंकों में से 30 अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन के लिए हैं, जिसमें क्लास टेस्ट या असाइनमेंट हो सकते हैं, और बाकी के 70 अंक विश्वविद्यालय की अंतिम परीक्षा के होंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि सफलता के लिए पूरे सत्र में लगातार सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। इस पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद विद्यार्थी क्या सीखेंगे और क्या कर पाएंगे? देखिए, इस कोर्स को पूरा करने के बाद विद्यार्थी महासागरों और उनके तल की बनावट को अच्छी तरह समझ पाएंगे। वे लहरों, धाराओं और ज्वार जैसी समुद्री प्रक्रियाओं के पीछे के विज्ञान को जान सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे महासागरों में मौजूद संसाधनों और समुद्री पर्यावरण का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। और ये एक ऐसा कौशल है जो हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो ये था जलमंडल और सागरीय संसाधन पर एक विस्तृत विश्लेषण। ये पाठ्यक्रम ज्ञान और रोमांच से भरपूर है। अब सवाल बस एक है, क्या हम सब महासागरों के इन रहस्यों को जानने और समझने के लिए तैयार हैं?